Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 13 of your history book, Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सिविल डिसोबीडियंस और उसके आगे की स्टोरी के बारे में और कौन कौन सी ऐसी चीजें, कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स महात्मा गांधी लेके आना चाहते थे इंडियन सोसाइटी के अंदर और कैसे उन्होंने ब्रिटिश राज के अगेंस्ट फाइट किया, उनके ऑप्रेसिव लॉज के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं देखी हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद पार्ट 3, आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द सॉल्ट सत्याग्रह, जिसपे हमें केस स्टडी करने वाले हैं। एक केस स्टडी हम इसमें रीड करेंगे और ये केस स्टडी किसके बारे में है? दी सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। वेरी फेमस, हम सब जानते हैं कि सॉल्ट सत्याग्रह क्या था और कैसे महात्मा गांधी ने ऑप्रेसिव सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया हुआ था। वही पूरी आज हम स्टोरी की तरह इसको पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्टिंग ऑफ, फॉर सेवरल इयर्स आफ्टर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंडेड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमने पढ़ लिया था, वो क्या था? जिसमें गांधी जी ने कहा था कि आप ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करना छोड़ दो, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके जो ऑफिसेज हैं, उनमें जाना बंद कर दो। ओके, सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब एंड हुआ उसके काफी सालों बाद महात्मा गांधी फोकस्ड हिज सोशल रिफॉर्म वर्क। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपने सोशल रिफॉर्म वर्क पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। इन द एंड ऑफ दिसंबर 1929, अब कौन सी ईयर की बात करी जा रही है यहाँ पे? 1929 के। ठीक है, दिसंबर का मंथ था, उसके एंड की बात हो रही है। क्या हुआ? एक एनुअल सेशन हुआ, किसका? कांग्रेस का, यानी कि कांग्रेस की एक मीटिंग हुई। कहां पे हुई? लाहौर में हुई। द मीटिंग वॉज सिग्निफिकेंट फॉर 2 थिंग्स। अब इस मीटिंग में 2 चीजें डिस्कस करी गई, 2 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट थी ये मीटिंग। वो क्या थी? द इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट। सबसे पहली क्या थी कि जवाहरलाल नेहरू को कंटेस्ट करेंगे, कैसे? एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, signifying the passing of the baton of leadership to the younger generation, यानी कि उनको कंटेस्ट करने से क्या होगा, क्या सिग्निफाई होगा कि बैटन क्या होता है? एक स्टिक या रिले रेस में जो स्टिक पास करते हैं, एक रनर दूसरे रनर को जो स्टिक पास करता है, उसी तरीके से उस स्टिक को क्या, उस बैटन को क्या माना गया है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अब जो कांग्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जवाहरलाल नेहरू को पास ऑन कर दी जाएगी, ऑफ लीडरशिप टू द यंगर जनरेशन, यानी कि यंगर जनरेशन को पास ऑन कर दी जाएगी। एंड द प्रोक्लेमेशन ऑफ कमिटमेंट टू पूर्ण स्वराज। इसके अलावा उन्होंने और क्या डिसाइड किया? दैट दे विल अटेन पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वो लोग अटेन करेंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, इसके अलावा 26 जनवरी 1930 क्या था उस दिन? इंडिपेंडेंस डे was observed with the national flag being hoisted in different venues. अलग-अलग जगहों पे लोग नेशनल फ्लैग को होइस्ट कर रहे थे and patriotic songs being sung. उसके अलावा patriotic songs भी वो लोग गा रहे थे। Gandhiji himself issued precise instructions as to how the day should be observed. इसके अलावा गांधी जी ने कुछ instructions दी कि कैसे उनको इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाहिए। It would be good, he said, if the Declaration of Independence is made by whole villages, whole cities. Even it would be well if all the meetings were held at the identical minute in all the places. अब गांधी जी ने एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा। उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होगा कि अगर इंडिपेंडेंस डे की जो मीटिंग्स हैं वो सारे विलेज में, सारी जगहों पे एक ही टाइम पे कंडक्ट करी जाए। ठीक है, गांधी जी सजेस्टेड दैट द टाइम ऑफ द मीटिंग बी एडवर्टाइज्ड इन द ट्रेडिशनल वे। गांधी जी ने कहा कि अगर इनको एक ही टाइम पे कंडक्ट करना है सभी मीटिंग्स को, तो इसकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। और एडवर्टाइजमेंट कैसे होनी चाहिए? ट्रेडिशनल वे में। वो ट्रेडिशनल वे क्या था? बाय द बीटिंग ऑफ ड्रम्स, यानी कि ड्रम्स बीट करके लोगों को गैदर करके उनको ये बात बताई जानी चाहिए। The celebrations would begin with the hoisting of national flag. और सेलिब्रेशन कैसे शुरू होंगे? With the hoisting of national flag. नेशनल फ्लैग को फहरा के participants would take a pledge affirming that it was the inalienable right of the Indian people as of any other people to have freedom. उसके अलावा गांधी जी ने कहा कि सभी इंडियंस प्लेज लेंगे कि
फ्रीडम क्या था, उनका राइट था। जैसे और किसी कंट्री का राइट होता है वैसे ही हमारा भी राइट था क्या, फ्रीडम पाना, एंड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल। फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल मतलब जो उन्होंने मेहनत करी है उसका उनको फल मिले, ऐसा उनका राइट था, किसका, हम इंडियंस का। एंड दैट इफ एनी गवर्नमेंट डिप्राइव्स a people of these rights and oppresses them, और अगर कोई भी गवर्नमेंट उनको उनके राइट्स लेने से रोकती है, और गवर्नमेंट कौन थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, द पीपल हैव फर्दर राइट टू ऑल्टर इट और अबॉलिश इट, तो लोग ऐसे लॉस को नहीं मानेंगे या अबॉलिश कर देंगे। अब बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दांडी इंसिडेंट। Soon after the observance of this Independence Day, Mahatma Gandhi announced that he would lead a march to break one of the most widely disliked law in British India. अब एक लॉ था जिसको ब्रिटिश इंडिया के टाइम का ये लॉ था जिसको सब लोग डिसलाइक करते थे, कोई इस लॉ को पसंद नहीं करता था, और गांधी जी ने क्या कहा कि मैं इस लॉ को तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा, which gave the state, अब वो लॉ क्या था, which gave the state a monopoly in the manufacture and sale of salt, यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सॉल्ट की मैन्युफैक्चर है, सॉल्ट यानी कि नमक, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है प्लस जो उसकी मोनोपोली है, मोनोपोली यानी कि जो होल सोल राइट है जिसका सॉल्ट मेकिंग पे, वो किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। यानी कि कोई भी पर्सन उस टाइम पे खुद से अपने पर्सनल यूज के लिए भी थोड़ी सी भी सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता था या फिर सॉल्ट नहीं बना सकता था, चाहे रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसके पास, तब भी सॉल्ट मेकिंग वाज बैंड और उनको शॉप्स पे जाके सॉल्ट को खरीदना पड़ता था। His picking on the salt monopoly was another illustration of Gandhiji's tactical wisdom, यानी कि सॉल्ट मोनोपोली पे जैसे गांधी जी ने अटैक किया उसकी वजह से हमको क्या पता चलता है कि वो कितने वाइज थे, कितने ज्यादा पढ़े लिखे थे, कितने ज्यादा एक कह सकते हैं कितना ब्रॉड आउटलुक था उनका वर्ल्ड के टुवर्ड्स। फॉर इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड सॉल्ट वॉज इंडिस्पेंसिबल, यानी कि सॉल्ट एक बहुत ही ज्यादा बेसिक नेसेसिटी था जो कि हर घर में यूज होता था। Yet people were forbidden from making salt, और तब भी सॉल्ट को बनाने से ब्रिटिश गवर्नमेंट रोकती थी लोगों को, उनको रोका जाता था। इवन फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज यानी कि अपने घर में यूज करने के लिए भी लोग सॉल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते थे। कंपेलिंग देम टू बाय इट फ्रॉम शॉप्स एट अ हायर प्राइस, और ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को कंपेल करती थी कि वो शॉप से जाके सॉल्ट खरीदे एक हाई प्राइस पे। The state monopoly over salt was deeply unpopular by making it his target. अब गांधी जी ने इस salt monopoly को अपना टारगेट बना लिया। गांधी जी hope to mobilize a wider discontent against the British rule, यानी कि इस तरह गांधी जी अपना और ज्यादा गुस्सा, अपना और ज्यादा डिस्कंटेंट दिखा पाए किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। Where most Indians understood the significance of Gandhiji's challenge, the British Raj apparently did not, यानी कि सबको समझ आ रहा था गांधी जी के चैलेंज की सिग्निफिकेंस, लेकिन अब भी ब्रिटिश राज को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही थी। Although गांधी जी had given advance notice for his salt march, गांधी जी ने क्या कहा कि मैं एक सॉल्ट मार्च निकालूंगा, और उसके लिए उन्होंने एक प्रायर नोटिस भी दे दिया था किसे, लॉर्ड इरविन को। बट इरविन फेल्ड टू ग्रास्प द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्शन, लेकिन लॉर्ड इरविन ने उस एक्शन को या फिर वो जो मार्च होने वाला था उसको सीरियसली ही नहीं लिया, जो गांधी जी का नोटिस था उसको इग्नोर कर दिया। ऑन 12 मार्च 1930, अब कब की बात हो रही है, 1930 की बात हो रही है, गांधी जी began walking from his ashram to Sabarmati towards the ocean, यानी कि उनका जो आश्रम था साबरमती में, वहां से वो चलना शुरू हुए, अपना मार्च उन्होंने शुरू किया, और वो कहां तक गए, ओशन तक। He reached his destination 3 weeks later, यानी कि उनको चलते चलते ये मार्च करते करते उनको कितना टाइम लगा, 3 वीक्स का टाइम लगा, वो पैदल चलते रहे। मेकिंग अ फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट, फिस्टफुल यानी कि मुट्ठी भर उन्होंने सॉल्ट बनाया। As he did, and thereby making himself a criminal in the eyes of the law, और तभी वो क्या बन गए, क्रिमिनल बन गए, किसकी आईज में, लॉ यानी कि जो ब्रिटिश लॉ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके लिए वो क्या बन गए, क्रिमिनल। क्यों बन गए, क्योंकि उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था और सॉल्ट को बनाया था, जिसकी मोनोपोली होलसेल किसके पास थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास थी। Other streams of protest, अब देखेंगे और कौन कौन से प्रोटेस्ट हुए। Across large parts of India, peasants breached the hated colonial forest law, यानी कि
इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो फॉरेस्ट लॉ थे जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, उनके अगेंस्ट भी लोग बहुत बुरा भला कहते थे, बहुत दुखी थे उन लॉज से, दैट केप्ट देम देयर कैटल आउट ऑफ द वुड्स इन व्हिच दे हैड रोम्ड फ्रीली, यानी कि जिन फॉरेस्ट में वो अब तक फ्रीली घूम पाते थे, अब उनको उन फॉरेस्ट में घूमने की आजादी नहीं थी। इन सम टाउन्स फैक्ट्री वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक In some towns, factory workers went on strike while lawyers boycotted British courts. यानी कि अब लोगों ने क्या करा, फैक्ट्री वर्कर्स तो जो थे वो तो स्ट्राइक पे चले गए, उसके अलावा जो लॉयर्स थे उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट्स को बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाना बंद कर दिया था। यानी कि फिर से कौन सा एसेंस आ रहा था, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एसेंस दिखना शुरू हो गया था। इन द वेक ऑफ सॉल्ट मार्च नियरली 60,000 इंडियंस वर अरेस्टेड, यानी कि सॉल्ट मार्च का बहाना लेके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने 60,000 इंडियंस को क्या किया, अरेस्ट कर लिया। अमंग देम ऑफ कोर्स गांधी जी हिमसेल्फ, और इसमें गांधी जी भी अरेस्ट हो गए थे। इन वन विलेज वसना, अब एक विलेज का नाम है वसना, गांधी जी टोल्ड द अपर कास्ट दैट इफ यू आर आउट ऑफ स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल्स, यानी कि अब गांधी जी ने क्या कहा, जो कि अपर कास्ट थी उनको कहा कि अगर तुम लोग स्वराज चाहते हो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हो, तो तुम्हें अनटचेबल्स को भी सर्व करना पड़ेगा, अनटचेबल्स को भी अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रिटिशर्स सबसे ज्यादा किसका फायदा उठा रहे थे, इंडियंस को डिवाइड करने का। दे वर यूजिंग द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और गांधी जी को ये बात अच्छे से पता थी कि जब तक इंडियंस यूनाइट नहीं होंगे तब तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट नहीं किया जा सकता। यू वोंट गेट स्वराज नियरली बाय द रीअपील ऑफ द सॉल्ट टैक्सेस और अदर टैक्सेस, यानी कि गांधी जी ने कहा कि सिर्फ टैक्सेस के अगेंस्ट फाइट करके आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। फॉर स्वराज यू मस्ट मेक अमेंड्स फॉर द रॉन्ग्स व्हिच यू डिड टू द अनटचेबल्स, गांधी जी ने कहा कि जैसा बिहेवियर तुमने अनटचेबल के साथ किया है, अनटचेबल्स के साथ जैसा अब तक तुम करते आए हो, तुमको वो चीज अब सुधारनी पड़ेगी, तभी तुम कंप्लीट इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हो। फॉर स्वराज हिंदूज मुस्लिम्स पारसीज सिख्स विल हैव टू यूनाइट, यानी कि गांधी जी ने कहा सबको यूनाइट होने की जरूरत है। द पुलिस स्पाइस रिपोर्टेड दैट गांधीजी's मीटिंग्स वर वेरी वेल अटेंडेड, यानी कि ब्रिटिशर्स के जो स्पाइस होते थे, स्पाइस यानी कि जासूस होते थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को जाके रिपोर्ट किया कि जो गांधी जी की मीटिंग्स हैं वो तो बहुत अच्छे से लोग उनको अटेंड करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लोग आते हैं गांधी जी को सुनने के लिए। बाय विलेजर्स ऑफ ऑल कास्ट, यानी कि सारे कास्ट के लोग उनकी बातें सुनने आते हैं। एंड बाय वुमेन एज वेल एज मेन, इनके अलावा वुमेन और मेन दोनों ही उनकी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। अमंग देम were many officials who had resigned from their post with the colonial government, और उन लोगों में और कौन थे, और ऐसे लोग जो पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे वो भी गांधी जी की मीटिंग अटेंड करने आते हैं, जिन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। The progress of Salt March can also be traced from another source, the American news magazine Time। अब एक अमेरिकन न्यूज मैगजीन थी जिसका नेम था टाइम, ठीक है। अब टाइम में भी कुछ पब्लिश हुआ। इन इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन द मार्च, अब पहली रिपोर्ट जो टाइम मैगजीन ने पब्लिश करी सॉल्ट मार्च से रिलेटेड, was deeply skeptical of the salt march reaching its destination। उसमें टाइम मैगजीन में क्या लिखा हुआ था कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि सॉल्ट मार्च सक्सेसफुल होगा या नहीं, या फिर इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा या नहीं, या फिर कंप्लीट हो भी पाएगा ये सॉल्ट मार्च या फिर नहीं, ऐसा टाइम मैगजीन ने पब्लिश किया। टाइम मैगजीन ने और क्या कहा, इट क्लेम दैट गांधी जी sank to the ground, यानी कि अब टाइम मैगजीन ने और क्या कहा, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डेज वॉकिंग, यानी कि जब सेकेंड डे की वॉकिंग चल रही थी दांडी मार्च की, सॉल्ट लॉ को जब वो ब्रेक करने जा रहे थे, तो सेकेंड डे पे गांधी जी बेहोश होके गिर गए थे, थक के गिर गए थे ग्राउंड पे। ही सैंक टू द ग्राउंड, सैंक यानी कि ही फेल ऑन द ग्राउंड। द मैगजीन डिड नॉट बिलीव दैट द emaciated saint would be physically able to go much further, यानी कि जो मैगजीन के जो रिपोर्टर थे उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था, जब गांधी जी बेहोश होके गिर गए थे, हमें नहीं लगा था कि वो आगे बढ़ पाएंगे, इस मार्च को कंप्लीट कर पाएंगे। इमैसिएटेड यानी कि एक्सट्रीमली थिन एंड वीक, क्योंकि गांधी जी का जो स्ट्रक्चर था, ही वाज वेरी थिन, ही वाज वेरी लीन
एंड वीक, तो मैगजीन के रिपोर्टर को लगा कि गांधी जी इस मार्च को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट विद इन अ वीक इट हैड चेंज्ड इट्स माइंड. द मैसिव पॉपुलर फॉलोइंग द मार्च हैड garnered road time had made the British rulers desperately anxious. यानी कि फिर से टाइम मैगजीन ने एक और चीज पब्लिश करी कि नहीं, बट ऐसा नहीं हुआ. गांधी जी ने जो अपना मार्च था वो कंप्लीट कर लिया, और जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई, बहुत ज्यादा एंग्शियस हो गई, बहुत ज्यादा घबरा गई थी. अब बात करेंगे डायलॉग्स की. डायलॉग्स यानी कि कन्वर्सेशंस कौन कौन सी हो रही थी. The Salt March was notable for at least 3 reasons. 3 reasons की वजह से Salt March पॉपुलर था. First क्या था? It was this event that first brought Mahatma Gandhi to the world attention. पहली बात तो ये कि गांधी जी को पहली बार वर्ल्ड के सामने रिकॉग्निशन मिली, अटेंशन मिली, किसकी वजह से? सॉल्ट मार्च की वजह से. Second, it was the first nationalist activity in which women participated in large numbers. और ये पहली ऐसी nationalist activity थी जिसमें women ने भी participate किया. Third, and perhaps the most significant, it was the Salt March which forced upon the British the realization that their Raj would not last forever. Very important. और थर्ड क्या थी कि पहली बार ब्रिटिशर्स को ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ, अब हमारा राज जो है वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाला है, एंड दैट दे वुड हैव टू डिवॉल्व सम पावर टू द इंडियंस. डिवॉल्व यानी कि टू ट्रांसफर, यानी कि ब्रिटिशर्स को पहली बार ऐसा लगा कि अब हम मजबूर हो गए हैं कि हम कुछ पावर ट्रांसफर कर दें, किसको? Indians को. To the end, the British government convened a series of round table conferences in London. और इस सॉल्ट मार्च को देख के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उन्होंने बहुत सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करी. कहां पे? लंदन में. गांधी जी was released from jail in January 1931. गांधी जी को जेल से रिलीज कर दिया गया 1931 में, and the following month had several long meetings with the वायसरॉय. और उन्होंने जेल से निकलने के बाद बहुत सारी मीटिंग्स करी. These culminated in what was called the Gandhi-Irwin Pact. और तभी से क्या फॉर्म हुआ? गांधी-इरविन पैक्ट फॉर्म हुआ, by the terms of which civil disobedience would be called off and all prisoners released and salt manufacture allowed along the coast. अब गांधी इरविन पैक्ट था क्या? इसकी जो गाइडलाइंस थी या फिर जो इन्होंने साइन किया था इस पैक्ट में, कौन कौन सी बातें साइन हुई थी? पहली क्या थी? इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करेंगे. जितने भी प्रिजनर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब तक पकड़ा था उनको वो रिलीज कर देंगी, और जो सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो अलाउ करी जाएगी कोस्ट के आसपास. अब उसके बाद क्या हुई? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई. ये कहां पे हुई? लंदन में हुई 1931 के एंडिंग के ईयर्स में. हियर गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस. यहाँ पे गांधी जी ने किसको रिप्रेजेंट किया? कांग्रेस को, यानी कि वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव की तरह गए. द कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज इनकंक्लूसिव. यानी कि ये जो लंदन में जो कॉन्फ्रेंस हुई इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आ पाया, किसी डिसीजन पे वो लोग नहीं पहुंच पाए. सो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया. इसलिए गांधी जी वापस इंडिया आ गए एंड रिज्यूम्ड सिविल डिसोबीडियंस. और उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इन सितंबर 1939. अब कहां की बात हो रही है? सितंबर 1939 की ये बात हो रही है. 2 years आफ्टर कांग्रेस मिनिस्टर्स अज्यूम्ड ऑफिस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट. अब क्या हो गया? एक नई प्रॉब्लम सामने आ गई. क्या थी वो? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी. महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू हैड बोथ बीन स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ हिटलर एंड द नाजीज. गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर के अगेंस्ट थे, हिटलर के आइडियाज से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं थे, नाजीज के अगेंस्ट थे. द पॉलिटिकल लैंडस्केप वाज नाउ बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड. धीरे धीरे जो कॉम्प्लिकेशंस थी इंडिया में वो और ज्यादा बढ़ती जा रही थी. इट वाज नो लॉन्गर इंडियंस वर्सेस द ब्रिटिश. अब तक तो इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश था, लेकिन अब सिर्फ इंडियंस वर्सेस ब्रिटिश नहीं रहा था. इट हैड बिकम अ 3-way स्ट्रगल. अब तो 3-way स्ट्रगल हो गई थी. वो क्या थी? कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड दी ब्रिटिश. यानी कि ब्रिटिशर्स, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की अब ये फाइटिंग बन चुकी थी. एंड विद दिस वी कम टू एन एंड of a today's session. I hope आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा.
लर्न करो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे, जहां पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।